ये इस फैक्ट्री में क्या कर रही है और आखिर प्रोटोटाइप और कैटनैप के बीच में क्या रिलेशन है। आखिर कैटनैप प्रोटोटाइप को अपना गॉड क्यों मानता है। इससे पिछले चैप्टर्स अगर तुम लोगों ने नहीं देख रखे तो मैंने उस पर भी वीडियो बना रखी है, जाकर पहले वो वीडियोस देख लो, वरना तुम्हें ये वीडियो समझ में नहीं आने वाली। और जिसने सब्सक्राइब नहीं कर रखा, जो कि ये स्टैट्स बता रहा है, मुझे सब्सक्राइब करो। और बढ़ते हैं अब अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कैटनैप के बारे में। आखिर कैटनैप को किस तरीके से बनाया गया और आखिर कैटनैप को बनाने के लिए किस बच्चे का इस्तेमाल किया गया। तो जैसा कि तुम सभी लोग जानते हो कि इस फैक्ट्री का मालिक जो कि था एलियट लडविग, उसी ने इस फैक्ट्री को स्टार्ट किया और आगे जाकर उसने बहुत सारे टॉयज़ को खुद मैन्युफैक्चर किया और बाद में उसने अपने ही फैक्ट्री के अंदर एक ऑर्फनेज बनाया जहां पर वो अनाथ बच्चों को संभालता, उन्हें पढ़ाता और उन्हें खेलने के लिए टॉयज़ देता और उनका भरपूर तरीके से ध्यान रखता था। और इसी फैक्ट्री के अंदर जो ऑर्फनेज था, उसी के बच्चे बाद में एक्सपेरिमेंट्स के अंदर यूज़ भी हुए थे, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था। 1990 के अंदर एक बच्चा जिसका नाम था थियोडोर ग्रैम्बल, प्ले टाइम को की कंपनी डिसाइड करती है कि इस बच्चे को चुना जाएगा एक्सपेरिमेंट नंबर 1188 के लिए। प्ले टाइम को की कंपनी डिसाइड करती है कि अब वो स्माइलिंग क्रिएटर्स, जो कि एक टॉय सीरीज थी उनकी, वो उसे बिगर बॉडी इनिशिएटिव के अंदर लेकर आना चाहते थे और उसके कुछ मशहूर टॉयज जैसे कि डॉग डे, कैटनैप, इनको बिगर बॉडी इनिशिएटिव के अंदर डालना चाहते थे। वो डिसाइड करते हैं कि वो कैटनैप को बनाएंगे और कैटनैप को बनाने के लिए वो इस्तेमाल करते हैं थियो का। वो लोग चाहते हैं कि वो थियो को कैटनैप बनाए, लेकिन उससे पहले वो थियो की काबिलियत को देखना चाहते थे। लेकिन ये बात जब पता चलती है प्रोटोटाइप को, तो वो थियो के पास खुद आकर मिलता है और वो थियो की काबिलियत को खुद देखना चाहता था कि थियो क्या एक परफेक्ट चॉइस थे कैटनैप के लिए। इसके बाद जब प्रोटोटाइप थियो से मिलने आता है तो वो उसे देता है एक ग्रैब पैक जिसके अंदर लगा होता है ग्रीन हैंड, और ये वही ग्रीन हैंड है जिससे इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की जाती है। मतलब कोई भी अगर डोर आपको खोलना है तो आपको इस ग्रीन हैंड को यूज़ करना होगा इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र करने के लिए। अब जैसा कि हमें पता है कि थियो इस टाइम 7 साल का था और वो ग्रीन हैंड को सही तरीके से यूज़ नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी वो ये डोर को खोल देता है प्रोटोटाइप के लिए। लेकिन इसके बदले थियो को बहुत ही खतरनाक तरीके से शॉक लग जाता है और यही चीज़ देखकर प्रोटोटाइप साइंटिस्ट को अलर्ट कर देता है ताकि वो थियो को बचा सके। अब जैसे ही साइंटिस्ट वहाँ पर आते हैं, वो थियो को तो रिकवर कर लेते हैं और 4 घंटे की लगातार सर्जरी के बाद थियो को फाइनली कैटनैप में बदल दिया जाता है। अब जैसा कि थियो की जान प्रोटोटाइप की वजह से बची, तो प्रोटोटाइप को थियो अपना गॉड मानता है कैटनैप की फॉर्म के अंदर भी। और इसी बात से हमें जवाब मिलता है कि आखिर प्रोटोटाइप को थियो अपना गॉड क्यों मानता है। तो वो ये रीज़न ये है, कैटनैप की फॉर्म के अंदर भी थियो प्रोटोटाइप को अपना एक गॉड ही मानता है और वो उसकी पूजा भी करता है। जब थियो को कैटनैप बना दिया जाता है तो उसके बाद कैटनैप को जिम्मेदारी दी जाती है कि प्ले केयर के जितने भी बच्चे हैं वो उन्हें टाइम से सुला दे अपनी रेड स्मोकिंग गैस से। और फिर कैटनैप को जिम्मेदारी ये भी दी जाती है कि वो प्ले केयर को प्रोटेक्ट करे। जैसे कि हमने सेकंड चैप्टर के अंदर देखा कि मॉमी लॉन्गलेग्स को गेम स्टेशन की जिम्मेदारी दी गई थी, वैसे ही यहाँ कैटनैप को प्ले केयर की जिम्मेदारी दी जाती है। और अब फाइनली बात करते हैं चैप्टर 3 के मेन इवेंट्स के बारे में। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कि प्लेयर ने मॉमी लॉन्गलेग्स को बहुत ही बुरी तरीके से हरा दिया था। उसके बाद प्लेयर ने ट्रेन स्टेशन का कोड पॉपी से मालूम कर लिया था और वो यहाँ से निकलने ही लगा था, तभी पॉपी ने उसके ट्रेन के वे को डाइवर्ट कर दिया था और इसी के चलते प्लेयर को लगाना पड़ा इमरजेंसी ब्रेक, और ब्रेक लगाते के साथ ही उसकी ट्रेन हो गई क्रैश। और आखिर में हमें देखने को मिला प्ले केयर का एक साइन बोर्ड। वहीं से स्टोरी कंटिन्यू होती है जहां से प्लेयर हो गया था बेहोश। प्लेयर की आंख खुलती है और वो देखता है कि उसे कोई घसीटता हुआ लेकर जा रहा है। आखिर ये कौन है? हमें अचानक से पता चलता है कि ये है कैटनैप। कैटनैप प्लेयर को गार्बेज एरिया में फेंक देता है टनल के थ्रू। उसके बाद जब प्लेयर की नीचे आंख खुलती है तो प्लेयर आगे बढ़ने की कोशिश करता है। आगे बढ़ने के बाद प्लेयर को मिलता है एक टेलीफोन जिस पर किसी की कॉल आ रही होती है। जब प्लेयर उस कॉल को रिसीव करता है तो उसे एक बच्चे की आवाज़ आती है। और ये बच्चा और कोई नहीं, ये होता है ऑली। जी
हाँ, ये वही ऑली है जिसे एलियट लडविग ने एडॉप्ट किया था। और फिर ऑली बताता है प्लेयर को कि वो उस पर नज़र रखा हुआ है और वो प्ले टाइम को के हेडक्वार्टर से उसे कैमरे के थ्रू देख रहा है। इसके बाद ऑली हमें गाइड करता है और वो बोलता है कि अब तुम्हें जाना होगा प्ले केयर के अंदर, जहाँ पर रहता है कैटनैप। हम एग्जैक्टली यही करते हैं, हम प्ले केयर की तरफ रवाना हो जाते हैं और जाते हुए हम ऊपर से केबल कार के थ्रू देखते हैं प्ले केयर को, जो बहुत ही ज़्यादा मैसिव था। प्ले केयर में जाने के बाद ऑली हमें गैस प्रोटेक्शन की देता है और उसके बाद हम विजिट करते हैं गैस प्रोटेक्शन जोन, जहां पर हमें सामने देखने को मिलता है रेड स्मोक। और ये स्मोक कैटनैप का स्मोक है जिससे वो बच्चों को सुला देता था। और ये रेड स्मोक इतना ज़्यादा डेंजरस होता है कि अगर हम इसे इनहेल कर लें तो हमें बहुत ही ख़तरनाक तरीके के हेलुसिनेशंस दिखने लगेंगे। और फिर ऑली हमें एक्सप्लेन करता है कि कुछ ऐसे एरिया से इस फैक्ट्री के अंदर जिसे प्रोटोटाइप ने इसी रेड स्मोक के ज़रिए बंद करवा रखे हैं, लेकिन अगर हम इस स्मोक को लेफ़्ट टू राइट मूव कर दें तो हम उन एरियाज़ के अंदर जा सकते हैं, जिससे हम आगे की स्टोरी कंटिन्यू कर सकेंगे। लेकिन इससे पहले कुछ प्लेयर कर पाता वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है और ये इलेक्ट्रिसिटी गायब शायद से कैटनैप नहीं की है, क्योंकि हम उसके अगेंस्ट ही जा रहे हैं इसलिए। इसके बाद ऑली प्लेयर को एक मिशन देता है और वो बोलता है कि तुम्हें यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी वापस लेकर आनी है और इसके लिए तुम्हें अलग अलग बिल्डिंग्स में जाना है और वहाँ पर जाके बैकअप जनरेटर्स को ऑन करना है ताकि इलेक्ट्रिसिटी रीस्टोर हो सके और हम अपना प्रोसेस आगे बढ़ा सकें। प्लेयर एग्जैक्टली यही चीज़ करता है, वो हर एक जगह को विजिट करने अब जा रहा होता है। सबसे पहले वो डिसाइड करता है कि वो जाएगा होम स्वीट होम के जनरेटर को एक्टिवेट करने। और जब प्लेयर होम स्वीट होम पर जाता है तो वहाँ पर उसे पता चलता है कि यहाँ पर ऑर्फन्स जो कि थे अनाथ बच्चे, वो यहाँ पर सोया करते थे। प्लेयर जैसे ही इसमें दाखिल होता है अचानक से वो रेड स्मोक को इनहेल कर लेता है गलती से और फिर प्लेयर एक ड्रीम लाइक स्टेट में पहुँच जाता है। मतलब ये जो कुछ अब दिखाया जाएगा वो असली में नहीं हो रहा, वो प्लेयर की इमेजिनेशन या फिर हेलुसिनेशंस हैं। प्लेयर वहाँ पर एक बहुत ही बड़े हॉलवे को फॉलो करता है। आखिर में जाकर प्लेयर को एक टेप मिलती है जिसे वो सुन रहा होता है। तभी वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा हगी वगी बाहर आ जाता है टीवी से और वो प्लेयर को बहुत ही खतरनाक तरीके से चेस करता है, लेकिन आखिर में प्लेयर को वो पकड़ लेता है और फिर प्लेयर अपने ड्रीम से जाग जाता है। जागते के साथ ही प्लेयर को दिखता है एक गैस मास्क, वो उसे फौरन से उठा लेता है और उस गैस मास्क को वो पहन लेता है ताकि रेड स्मोक उस पर असर ना करे और उसे ये खतरनाक तरीके के हेलुसिनेशंस ना आए। जब प्लेयर आगे बढ़ता है तो उसे एक कमरे के अंदर किस्सी मिस्सी मिलती है जो कि एक फ़ोटो को देखकर रो रही होती है। अब ये सीन काफ़ी ज़्यादा मुझे इमोशनल लगा क्योंकि इस टाइम जो किस्सी मिस्सी है वो एक फ़ोटो को देखकर रो रही है और ये फ़ोटो और किसी की नहीं, ये थी किस्सी मिस्सी की फ़ोटो जब वो एक नॉर्मल इंसान थी। और इसी चीज़ से तुम लोग समझ सकते हो कि ये चीज़ कितनी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। इसके बाद प्लेयर जाता है यहाँ के पावर हाउस के अंदर और वहाँ जाकर वो पावर को रीस्टोर कर देता है इस पूरी बिल्डिंग की। जब वो होम स्वीट होम से निकल रहा होता है तभी वहाँ पर किसी मिस्सी हमें पीछे से अटैक कर देती है, लेकिन लकली यहाँ पर हमारे पास होती है पॉपी। पॉपी फौरन से आकर हमें बचाती है और वो किसी मिस्सी को पीछे कर देती है। इसका मतलब कि किसी मिस्सी पॉपी की बात सुन रही है और किसी मिस्सी हमारे लिए बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है। इसके बाद पॉपी एक्सप्लेन करती है हमें कि इस फैक्ट्री के अंदर जितने भी खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स हैं, लाइक मॉमी लॉन्ग लेग्स जो थी अब तो मर गई वो, और कैटनैप, और यहाँ पर जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं उन सभी को कंट्रोल कर रहा है प्रोटोटाइप। और फिर पॉपी प्लेयर से यही चीज़ बोलती है कि तुम्हें प्रोटोटाइप को ख़त्म करना होगा क्योंकि प्रोटोटाइप इस पूरे गेम का मेन एंटेगनिस्ट है, यानी मेन विलन है। इसके बाद हमारी बात होती है ऑली से दोबारा से और फिर ऑली हमें बोलता है कि अब तुम्हें प्ले टाइम स्कूल की भी पावर ऑन करनी पड़ेगी, इसलिए वो वहाँ की हमें की देता है। और जब हम वहाँ पर जाते हैं तो ऑली को वहाँ पर किसी और की भी प्रेजेंस महसूस होती है, लेकिन प्लेयर इस चीज़ को इग्नोर करके जनरेटर को ऑन कर देता है और फ़ौरन से वहाँ पर मिस डिलाइट आ जाती है जो कि प्लेयर के पीछे पड़ जाती है। और मिस डिलाइट का ये रोल था हंटिंग का कि अगर हम उनको देखते रहेंगे तो वो फ्रीज रहेगी, लेकिन जैसे ही हम उन पे से नजरें हटाएंगे वो हमें पकड़ने के लिए दौड़ेंगी हमारे पीछे।
लेकिन अब प्लेयर को अपनी जान बचाकर मिस डिलाइट से भागना था, इसलिए वो मिस डिलाइट से भागने की करता है। और जब वो आखिर में भाग रहा होता है तभी मिस डिलाइट अपने सारे रूल्स को तोड़ देती हैं और वो फौरन से प्लेयर के पीछे भागना शुरू कर देती हैं। लेकिन प्लेयर एक शटर को गिरा के उन्हें वहीं मार देता है और मिस डिलाइट का किस्सा वहीं खत्म हो जाता है। लेकिन अगर तुम्हें मिस डिलाइट की और भी स्टोरी मालूम करनी है तो मुझे तुम बता देना, मैं इसकी एक प्रॉपर अलग वीडियो बना दूंगा जिसके अंदर मैं पूरी बैक स्टोरी इनकी बताऊंगा। मिस डिलाइट को हराने के बाद प्लेयर बढ़ता है आगे और वो पहुंच जाता है प्ले ग्राउंड के अंदर, जो कि प्ले केयर के अंदर था। और इस पूरे प्ले ग्राउंड के अंदर स्माइलिंग क्रिएटर्स का कब्जा था, जो कि छोटे छोटे मिनी टॉयज थे और ये प्लेयर को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। लेकिन प्लेयर इस जगह का जनरेटर भी ऑन कर देता है और ऑन करने के बाद जब वो यहाँ से निकल रहा होता है उसका सामना होता है डॉग डे से, जो कि बहुत ही बुरी हालत में होता है इस टाइम। और डॉग डे प्लेयर को बताता है कि ये पूरा का पूरा प्ले केयर ही कैटनैप की हंटिंग ग्राउंड है और कैटनैप तुम्हें कभी भी मार सकता है। और वो ये भी बताता है कि कैटनैप प्रोटोटाइप को अपना गॉड मानता है और वो प्रोटोटाइप के लिए कुछ भी कर सकता है। इसलिए प्लेयर को समझ में आ जाता है कि कैटनैप बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और प्लेयर यहाँ से निकलता उससे पहले ही बहुत सारे स्माइलिंग क्रिएटर्स टॉयज डॉग डे के अंदर घुस जाते हैं और वो डॉग डे को पोजेस कर लेते हैं और डॉग डे फिर हमारा पीछा करता है। लेकिन हम एक टनल के थ्रू निकल जाते हैं वहाँ से और पहुँच जाते हैं प्ले केयर के अंदर। उसके बाद हमारी बात होती है ऑली से और ऑली हमें बोलता है कि अब तुम्हें लास्ट जनरेटर ऑन करना है, जो कि है काउंसलर्स ऑफिस के अंदर। जब हम इस ऑफिस में जाते हैं तो हमें यहाँ पर एक VHS टेप मिलती है और इस VHS टेप से हमें पता चलता है कि अगस्त 8 1995 को इस फैक्ट्री के अंदर जब आवर ऑफ जॉय स्टार्ट हुआ तो यहाँ पर प्ले टाइम को ने अपने सभी वर्कर्स को भागने की वार्निंग दी। और ये वार्निंग क्यों दी ये चीज़ हमें आगे पता चलेगी। और उसके बाद प्लेयर जाता है जनरेटर को ऑन करने, लेकिन जनरेटर ऑन करने से पहले कैटनैप उस पर हमला कर देता है और उसका गैस मास्क वहां से गिर जाता है और इस पूरे एरिया में फैली हुई थी रेड स्मोक। इसीलिए प्लेयर इस चीज को इनहेल कर लेता है और उसके बाद प्लेयर को वापस से वही इल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस होने लगती हैं। यहाँ पर प्लेयर को वो छोटे बच्चे भी दिखाई देते हैं शैडो फॉर्म के अंदर, जो कभी इस ऑर्फन में रहा करते थे और उन बच्चों की चीखें भी सुनने को मिलती हैं, जिससे हमें एक स्मॉल हिंट मिलता है कि इधर जो बच्चे थे उन पर बहुत ही खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स होते थे जिससे वो नाखुश थे। और उसके बाद प्लेयर की आंख खुल जाती है और प्लेयर जैसे ही उठता है तो वहाँ उसको एक फ़ोन कॉल आती है, लेकिन इस बार फ़ोन पर ऑली नहीं बल्कि कैटनैप होता है और वो हमें डायरेक्ट वार्निंग देता है कि यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें इस बारी मार दूंगा। लेकिन एज प्लेयर हम बहुत ज़्यादा ढीठ होते हैं और हम यहाँ से नहीं भागते बल्कि यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी ऑन कर देते हैं। इसके बाद हम जाते हैं प्ले केयर के अंदर और वहाँ जाके सभी बिल्डिंग्स की पावर को हम एक साथ अटैच कर देते हैं। उसके बाद ऑली हमें एक बहुत ही बड़े साइज की बैटरी देता है जिसे वो चार्ज करने का कहता है और इसी से पावर मिलेगी गैस प्रोटेक्शन जोन को। उसके बाद जब हम इस बैटरी को चार्ज करने जा रहे होते हैं रास्ते में हमें कैटनैप मिल जाता है और हमारे हाथ से बैटरी गिर जाती है, लेकिन जैसे जैसे करके हम वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद हम एक एलिवेटर पकड़ते हैं जो कि जा रहा होता है सीधा टॉप के बैटरी रूम के अंदर। जाते हुए हमें कैटनैप की बहुत ही खतरनाक फॉर्म दिखती है और ये फॉर्म इसलिए हमें दिख रही है क्योंकि हमने कैटनैप की रेड स्मोक इनहेल कर ली थी। और इस जगह पर प्लेयर की फाइट होती है कैटनैप से। प्लेयर एक प्लान करता है कि वो अपने ग्रीन हैंड को बहुत ही ज़्यादा ओवरचार्ज कर लेगा जिससे वो कैटनैप को इलेक्ट्रिक्यूट कर देगा। प्लेयर एग्जैक्टली यही चीज़ करता है, वो वहाँ पर कैटनैप से लड़ता है और लड़ते हुए वो अपने उस हैंड को बहुत ही ज़्यादा ओवरचार्ज कर लेता है और वो उस ओवरचार्ज ग्रीन हैंड से कैटनैप के ऊपर हमला कर देता है जिससे कैटनैप को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और कैटनैप के अंदर जो रेड स्मोक होती है उसकी वजह से कैटनैप की बॉडी के अंदर धमाका हो जाता है और उसकी पूरी बॉडी के अंदर आग लग जाती है और इसके बाद कैटनैप तड़पता हुआ ज़मीन पर गिर जाता है। लेकिन अचानक से ऊपर से प्रोटोटाइप का हाथ आता है और अचानक से कैटनैप ये चीज़ देखकर खड़ा होने लगता है और वो प्रोटोटाइप को अपनी बॉडी को सेक्रीफाइस कर देता है।